हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इसको सबसे पहले जानने के लिए इसके डिफिनेशंस को हमें समझना होगा। एक्चुअली सबसे पहले हम ये जान लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड्स पे एप्लीकेबल होती है। वैसे आप कई टाइप्स के बॉन्ड होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ोगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका केमिकल बॉन्डिंग है, वहाँ पे आपको बताया जाएगा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो इन सारे टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप ये जान लो थोड़ा सा कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, ठीक है, ये जनरली यहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है, तो उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जैसा कि आप क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर में आपने थोड़ा बहुत कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जनरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कोवैलेंट बॉन्ड पे एप्लीकेबल होती है, कोवैलेंट बॉन्ड के पे एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जनरली क्या होता है कि कोई एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोई एक एटम क्या करता है, विड्रा कर लेता है। ठीक है, तो इसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कही जाती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड को अगर हमें समझना है तो कोवैलेंट बॉन्ड जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो। जैसे हमारे पास दो एटम है, ए और ए, दोनों एटम सेम है और दोनों एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लें, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड में जो कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का दोनों एटम्स के बीच में, जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो दो एटम्स के बीच में बनता है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में बनता है। दो एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है तो वहाँ पर दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ पे। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरा एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरा एटम भी दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। मान लो तीसरी केस ये भी हो सकती है कि कोई एक एटम तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है। दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ डबल बॉन्ड बनता है। जहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, जिसे हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, दीज आर द टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है जनरली आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो आप एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आप समझ लो कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे मान लो दो सिमिलर एटम्स हैं, दो सिमिलर एटम्स के बीच में अगर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि 100% कोवैलेंट होता है, देयर इज़ नो पोलैरिटी। मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है, कहने का मतलब है जैसे दो एटम सेम है, जैसे ए और ए, या आप देखते हो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी सिंगल बॉन्ड को क्या कहा जाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ए में भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स की अगर शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना कि जब दो सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, जब दो सिमिलर एटम्स के बीच में, सिमिलर एटम दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है, तो सिमिलर एटम्स के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इस तरह के यह जो बॉन्ड होता है ये 100% कोवैलेंट होता है। क्या होता है, 100% कोवैलेंट होता है, 100% कोवैलेंट होता है। इसमें ज़रा सा भी पोलैरिटी नहीं होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 100% कोवैलेंट होता है। इसमें ज़रा सा भी आयनिक करेक्टर नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड का या आयनिक करेक्टर नहीं पाया जाता है। आयनिक करेक्टर क्या होता है, जैसा कि आपको एग्जांपल के थ्रू हम बता रहे हैं। जैसे मान लो कभी कभी कोवैलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में होती है, जैसे हाइड्रोजन और Cl। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और Cl है, दोनों एटम्स डिफरेंट हैं। दोनों एटम्स अगर डिफरेंट है, दोनों के पास एक, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, लेकिन क्लोरीन के पास तो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 7 में से कोई एक ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कोई एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसी वजह से क्लोरीन भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन और Cl के बीच में। तो यहाँ पे HCl के बीच में, हाइड्रोजन और Cl के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो ये 100% कोवैलेंट नहीं होगा। 100% कोवैलेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों एटम्स डिसिमिलर है, दोनों एटम्स डिसिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आयनिक करेक्टर आ जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और Cl दोनों के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं और दोनों एटम्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इस केसेस में आप देखोगे तो यहाँ पे इस कोवलेंट बॉन्ड में, ये जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और Cl के बीच में, इस कोवलेंट बॉन्ड में कुछ न कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, मतलब पार्शियल आयनिक कैरेक्टर जरूर होता है। पार्शियल आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि दो अपोजिट चार्जेस का क्रिएट होना, जैसे हाइड्रोजन और Cl इन दोनों एटम्स अगर डिफरेंट है, दोनों पे चार्जेस भी क्या होगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो दोनों पे चार्जेस डिफरेंट होगा, तो दो अपोजिट चार्जेस क्रिएट होते हैं जब दो एडजेसेंट एटम्स पे, तो उसे हम बोलते हैं आयनिक कैरेक्टर। ठीक, तो यहाँ पे दो डिसिमिलर एटम्स होने की वजह से यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर होता है। कुल मिला के कहने का मतलब हाइड्रोजन और Cl के बीच का जो कोवलेंट बॉन्ड है वो 100% कोवलेंट नहीं है, उसमें क्या है, कुछ न कुछ आयनिक कैरेक्टर है, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर जरूर है। और यही पार्शियल आयनिक कैरेक्टर को बताने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है बच्चों, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली कोवलेंट बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट आयनिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, मतलब कुछ जो थोड़ा बहुत पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है उसको ये बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज फॉलोज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट्स ओन साइड इन अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। देखो यहाँ पे बच्चों बताना क्या चाह रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। देखो, जब भी किसी दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है, जैसे मान लो दो एटम्स हमारे पास हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी एटम्स के बीच में जब भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन एक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेंगे तो यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे अब जरा देखो, ए और बी, ठीक है, ए और बी, ये दोनों एटम्स डिसिमिलर हैं। ये दोनों एटम्स क्या हैं? डिसिमिलर हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी कोवलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे क्या कहा जाता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है जो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन ए का प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन ए का प्रेजेंट है इस बॉन्ड के अंदर और बी का एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब इन दोनों में से कोई एक एटम किसी एक एटम के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले, ठीक है, टूवर्ड्स, क्या करता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, कोई एक एटम अपनी तरफ विड्रॉ करता है, खींच लेता है। ठीक है, तो इसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कही जाती है। जैसे मान लो ए और बी, अब बी के पास अगर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, तो जो ए का इलेक्ट्रॉन था वो बी के पास चला जाएगा। ठीक है, और बी का ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन था ही। ठीक है, और ये जो सर्कल वाला इलेक्ट्रॉन है ये ए का था, तो बी ने क्या किया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो ए और बी के बीच में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, ये बी ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया, ए के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच लिया, तो ए का इलेक्ट्रॉन बी पे चला गया। अब बी पे इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस हो जाएगा, तो इसी वजह से बी पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर ले लेगा तो जाहिर सी बात है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। पार्शियल नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई बी एटम की, और ए के इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया गया, इसलिए ए की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी बी के पास थी। ठीक है, तो बी ने जिस तरीके से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इस बॉन्ड के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, जिस टेंडेंसी से खींच लिया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बी ने, उसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे। जैसा कि एक सिंपल सी बात मैं बता दूं आपको कि पीरियोडिक टेबल में कुछ कॉमन वैल्यूज़ होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जैसे कि हाइड्रोजन की 2.1 होती है। ठीक है, कॉमन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू है। लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, ठीक है। वैसे लिथियम का 1.0 होता है, बेरिलियम का 1.5 होता है, ठीक है। बोरान का 2.0 होता है, तो 2 पॉइंट होता, कार्बन का जनरली 2.5 होता है, नाइट्रोजन का 3.0, ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का 4.0। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन एक ऐसा आइटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी वैल्यू 4.0 होती है, ठीक है। फ्लोरीन के पास बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। फ्लोरीन जब भी किसी एटम के साथ बॉन्डिंग करता है तो वहाँ पे उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, बहुत तेज़ी से खींचता है। अगर ये फ्लोरीन मान लो कार्बन के साथ अगर जुड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इस वजह से कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है फ्लोरीन पे, तो इसीलिए फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इन दोनों के बीच में ये जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दो एडजेसेंट एटम्स के बीच में जो नेगेटिव अपोजिट चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है, आयनिक करेक्टर, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है। एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड अगर दो सिमिलर एटम्स के बीच में बन रहा है तो वहाँ पे ये चीज़ दिखाई नहीं देगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दो सिमिलर एटम्स अगर हैं तो दोनों सिमिलर एटम्स अगर जैसे दोनों एटम्स सेम हैं, ए और ए, दोनों की ताकत क्या होगी, सेम होगी, दोनों के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होगा, ठीक है। इसी वजह से इनके जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों के, वो एकदम सेंटर पे आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, एकदम सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एटम, ये वाला एटम चाहे ये वाला, दोनों में से कोई भी एटम के पास टेंडेंसी ही नहीं रह जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रा करने की, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। और जब डिसिमिलर एटम्स होंगे, जैसे ए मान लो यहाँ पे अगर बी एटम हो गया, ठीक है, अगर बी एटम है तो बी एटम है तो ए और बी दोनों डिफरेंट एटम हो जाएंगे, तो एक एटम की ताकत जरूर ज़्यादा होगी, क्योंकि एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं या नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। दो डिसिमिलर एटम्स अगर हैं तो दो डिसिमिलर एटम्स में किसी एक एटम की ताकत ज़्यादा होगी, और जिसकी ताकत ज़्यादा होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। और जब यही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा कोवलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और उसके एडजेसेंट अपोजिट जो एटम है उस एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जरा देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दैट इज़ फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो पहला फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो अगर हम देखें तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, उसके पास किसी भी एटम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है, हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम ग्रेटर इज इट्स टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितनी ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा किसी भी एटम का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को उतना तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, तो जाहिर सी बात है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, बहुत तेज़ी से खींचेगा। मतलब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसीज के पास होगी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से पुल कर सकता है, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है या न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट जो है दैट इज साइज ऑफ द एटम। देखो बच्चों, साइज ऑफ द एटम, जो साइज ऑफ एटम होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइज, किसी भी एटम की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी
वहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज भी कम होता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उतनी तेज़ी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, पुल नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या कि साइज अगर इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो साइज़ होता है एटम का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जितनी बड़ी साइज होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतनी ईजिली वो पुल नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, ठीक है। तो साइज़ के ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट आप समझ लो, अभी आप पढ़ोगे 11th में डिटेल्स में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऐसे समझ लो, किसी भी एटम के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो आयरन पे अगर 3+ चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। अगर ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, ठीक है। अगर आयरन पे +2 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। मतलब जो नंबर ऑफ चार्ज होता है किसी भी एटम के ऊपर, जो नंबर ऑफ चार्ज होता है वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, higher the oxidation state, higher the electronegativity. Oxidation state is directly proportional to electronegativity. जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे हम पूछें कि Fe+3 है हमारे पास और एक Fe+2 है हमारे पास, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, +3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू +2, क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और इसका +2 है, तो या फिर 3+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है, आप ये समझने की कोशिश करो कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, हमने आपको बताया कि किसी भी एटम पे, कोई भी एटम है मान लो, ठीक है, किसी भी एटम पे जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है। हमने आपको बताया क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, आउट होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। जब आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर सकता है, पुल कर सकता है, ठीक है। इसी वजह से वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। जैसे अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे स्टेनस आयन Sn+2 और Sn+4, तो Sn+2 और Sn+4 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, Sn+4 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या फैक्टर है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो बच्चों स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आप चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। वैसे क्या होता है आप जान लो, जैसे S और P ऑर्बिटल्स, जो S और P ऑर्बिटल्स होते हैं जब कंबाइंड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करते हैं। जब S और P सबसेल्स कंबाइंड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन बनता है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जनरली 3 मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे S और P, जब एक S एक P बनेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। जब एक S ऑर्बिटल और P के 2 ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं तो sp2 बनता है, और जब S का एक ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं तो sp3 बनता है, ठीक है। sp4 नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि P सबसेल के अंदर केवल 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स 3 ही होते हैं, इसलिए p4 केस नहीं होगा, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो sp, sp2, sp3। अब इन तीनों में अगर हम बात करें तो देखो sp की हम बात कर रहे हैं, sp2 की बात कर रहे हैं और sp3 की बात कर रहे हैं। अब जरा देखो sp में s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होगा, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो 50% होगा, क्योंकि 50% S और 50% P। इसमें परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना होगा, अब P के 2 ऑर्बिटल हैं और S का एक ऑर्बिटल है, तो 100 में आप 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, इसमें S कैरेक्टर कितना होगा, 33.33% होगा। और sp3 में P के 3 ऑर्बिटल और S के एक ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल, 100 में आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना होगा, 25% होगा। तो आपने क्या देखा कि sp में आपने क्या देखा, S कैरेक्टर कितना देखा आपने, S कैरेक्टर 50% है इसमें, और sp2 में आपने क्या देखा, 33.33
3% है इस करेक्टर, और sp3 में आपने क्या देखा, इस करेक्टर 25% है। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना बच्चों, जिसमें एस करेक्टर जितना ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एस करेक्टर आप नोट कर लो, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर सबसे ज़्यादा एसपी का था, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद sp2 का था, और इसके बाद सबसे कम एस करेक्टर sp3 का था, क्योंकि इसमें केवल और केवल 25% एस करेक्टर था। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, sp की होती है, फिर sp2 की होती है, और सबसे कम sp3 की होती है। तो ये था फैक्टर्स बच्चों कि किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरूर आप नोट कर लेंगे अच्छे से। देखो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका बच्चों, दैट इज़ वेरिएशन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरी करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड। अब देखो बच्चों, पीरियड में अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो आप क्या देखते हो, सेल नंबर क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। सेल नंबर कांस्टेंट होता है, क्लियर है आपको। ठीक है, तो वैसे जनरली होता क्या है कि लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ग्रेजुअली जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब भी मूव किया जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे तो सेल नंबर कांस्टेंट होगा। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है। सेल नंबर तो कांस्टेंट होगा लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। ठीक है, और साथ में जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आप क्या देखते हो, साइज़ जो होती है एटम्स की डिक्रीज होने लगती है, और जब साइज़ डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है, जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। तो अट्रैक्शन बढ़ता है, इसी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पे सेल नंबर कांस्टेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेकिन साइज डिक्रीज होती है, और अट्रैक्शन जो होता है वो इंक्रीज करता जाता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपकी, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये इस तरीके से हमने पीरियड में बात की। अब नेक्स्ट है आपका इन अ ग्रुप। ठीक है, तो वेरिएशन अक्रॉस अ ग्रुप। अब ग्रुप में अगर हम वेरिएशन देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो क्या होता है कि ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आप आते हो तो क्या देखते हो, जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। ग्रेजुअली जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज करता है जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं। ठीक है, किसी भी ग्रुप में, चाहे फर्स्ट ए ग्रुप की बात कर लो, चाहे सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, कोई भी ग्रुप है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेजुअली क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऐसा क्यों होता है कि नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है आपका, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है। और जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है साइज़ बढ़ेगी, और जब साइज़ बढ़ेगा तो आप जानते हो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, साइज इंक्रीज होता है और अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, और जब अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, डाउन द ग्रुप आने पे साइज़ इंक्रीज करती जाती है, साइज़ क्या होती है आपकी, इंक्रीज करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इसी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की टेंडेंसी भी कम होती जाती है। इसी वजह से डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये था वेरिएशन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।